यस फ्रेंड, स्टार्ट करेंगे सीए स्टूडेंट्स के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। पहले सीए स्टूडेंट्स अपना पेपर का एक बार पैटर्न देख लीजिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स का है एंड इसमें एमसीक्यूज मिलेगा आप लोगों को 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है। 15 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स ईच। हर एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेगा, 15 क्वेश्चंस। एंड बेसिकली ये जो क्वेश्चंस रहते हैं कोई चैप्टर ही डाल देता है। सपोज एक हमारा चैप्टर है मटेरियल, तो मटेरियल चैप्टर से क्वेश्चन दे देंगे और उसमें 3 क्वेश्चन डाल देंगे 6 मार्क्स का, तो एक चैप्टर ही कवर रहता है। तो अगर आपने सारे चैप्टर्स अच्छी तरह से कवर किए तो एमसीक्यूज भी अच्छी तरह से आपका कवर हो जाएगा। फिर भी 15 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, ये आपका टारगेट रहना चाहिए, क्योंकि इसमें बिना लिखे ओनली टिक मार्क किए शॉर्ट कैलकुलेशन से आपको अच्छा मार्क्स मिलता है। इसमें चैंपियन होने के लिए आप लोगों को हर एक चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज दिया गया है। एमसीक्यूज जब अपन करते हैं ना, तो मैं क्या देखता हूँ, स्टूडेंट्स टेक वेरी लाइटली, कर लेंगे बाद में, डोंट डू डैट। ये भाई 30 नंबर तो आपको एकदम लॉलीपॉप है, तो इसमें शुरू से ही ज़्यादा आपको मेहनत करना है। कम मेहनत पे ज़्यादा मार्क्स लाता है, लेकिन बच्चों का टेंडेंसी होता है बाद में करेंगे, बाद में कुछ नहीं होता है, चैप्टर वाइज करना है आपको। नाउ डेस्क्रिप्टिव 70 मार्क्स, आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे। सीए इंस्टीट्यूट आपको 6 क्वेश्चन देगा 14 मार्क्स का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी आपको करना ही है, और एनी 4 फ्रॉम रिमेनिंग 5, एनी फोर यानी डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक ऑप्शन रहेगा, और एनी 4 करना है, टोटल 5 क्वेश्चंस करना है। तो देखो भाई, एग्जाम में आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करना है। उस 5 क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्लास में मोर देन 500 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिकॉज जब हम लोग क्लास करते हैं ना, फिर से समझना, क्लास करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमें प्रोफेशनल लाइफ पे इन कंसेप्ट को यूज करना है, अपने प्रोफेशन पे, आपके प्रैक्टिस पे। तो जब पढ़ेंगे हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, पूरा डेप्थ में, एग्जाम याद नहीं रहेगा। हाँ, जब हमारा टेस्ट वेस्ट का बात होगा, जब एग्जाम का बात करेगा, तो रैपिड रिवीजन देखकर ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करना है। बट एग्जाम में ओनली क्वेश्चंस करना है 5, वो 5 सम सोल्व करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना है। सो ये आप लोगों का क्लियर है सबका क्वेश्चन पेपर पैटर्न। 30 मार्क्स एमसीक्यूज विदाउट नेगेटिव, ना विथ नेगेटिव, विदाउट गिफ्ट है, एंड 6 क्वेश्चंस डेस्क्रिप्टिव मिलेगा। तो सबसे पहले अपने कंटेंट्स में, अपने कॉपी में ये लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट। सीएमए स्टूडेंट्स को ये नहीं लिखना है, ओनली सीए स्टूडेंट्स को लिखना है। सीएमए स्टूडेंट्स को अलग से बताया जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्वेश्चन पेपर पैटर्न लिख लीजिए। और सभी लोग ध्यान रखना, जब डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी, इसको तो आपको करना ही है।
और एनी 4 फ्रॉम रिमेनिंग 5। कभी गलती से 6 क्वेश्चंस मत कर लेना या फर्स्ट वाले को छोड़ के रिमेनिंग 5 नहीं करना, ये अलर्ट मोड पे रहना। नाउ सेकेंड टॉपिक आता है आपके सिलेबस। फ्रेंड्स, आपका सिलेबस ये है। अभी मैं सिलेबस पढ़ूंगा ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिकॉज कॉस्टिंग इज न्यू आप सबके लिए। कुछ दिन बाद बेसिक कंसेप्ट ओवर होने के बाद मैं सिलेबस रीड करूंगा। हर एक चैप्टर्स में वेटेज दिया गया है कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स, इस चैप्टर से इतना मार्क्स। सिंस कॉस्टिंग सब्जेक्ट में आप लोग फर्स्ट डे हो, आप लोगों को कुछ कंसेप्ट नहीं है। अभी अगर मैं चैप्टर्स का नाम भी बोलूँ ना, कुछ पता नहीं चलेगा और टफ लगेगा, तो वो फीलिंग्स ही नहीं देना है। और ये सीए का सिलेबस है। फिर हमारे पास सीएमए कॉस्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट्स है, आपका पेपर नंबर 8 होता है, आपके लिए भी 100 मार्क्स है। सीएमए का भी सिलेबस है, बुक में प्रिंटेड है, अभी नहीं चाहिए, और मार्क्स का ब्रेकअप है, मैं दिखाऊंगा। सो नाउ आप लोग बिगिनर्स हो कॉस्टिंग पे, तो कॉस्टिंग के लिए एकदम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करना है अभी। सो अपने फर्स्ट टॉपिक चैप्टर का नाम लिख लेना, बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट अपने कॉपी में लिख लेंगे। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं कॉस्टिंग। सो पहला 5-6 क्लासेस बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले मैं अकाउंटिंग के बारे में बताता हूं। अकाउंटिंग, फ्रेंड्स, अकाउंटिंग का मतलब आप लोग को पता ही है। अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखना एंड फिर उससे रिपोर्ट स्टेटमेंट्स बनाना। आप लोग जानते होंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग 11 से पढ़ते हैं ना। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बिजनेस का 1 साल का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखेंगे और साल के लास्ट में पीएल बैलेंस शीट बनाते थे, याद है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट। सो अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इसका मतलब क्या, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस का क्या करना है आपको, रिकॉर्ड, एंड रिकॉर्ड करके प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट स्टेटमेंट्स फॉर वेरियस पर्पस। दिस इज अकाउंटिंग। क्योंकि हमें पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों में एक एक वर्ड है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग में यही करना है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखकर रिपोर्ट्स बनाना। आप लोग जो अकाउंटिंग पढ़ के आए थे वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का रिपोर्ट क्या बनता था, रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। याद है, पीएल बैलेंस शीट आप बनाते थे। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट बिजनेस के 1 साल का ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखिए और प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बिजनेस का रिजल्ट पता करना था आपको और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज कौन सा अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नाउ यू विल गेट कॉस्ट अकाउंटिंग, नया है। यू विल गेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर चलेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लास 11 पे आप लोग एसेट्स का अकाउंटिंग करते थे, लायबिलिटीज का रिकॉर्ड रखते थे, आप लोग इनकम लिखते थे, एक्सपेंसेस लिखते थे, कैपिटल। सो इन्हीं पांचों आइटम्स का प्रॉपर रिकॉर्ड करके एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल से बनाते थे बैलेंस शीट, और इनकम एंड एक्सपेंसेस से बनता है क्या बेटा, पीएल, बिजनेस का रिजल्ट। ये बहुत पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने। आज बारी है कॉस्ट अकाउंटिंग। दिस इज योर सिलेबस, दिस इज योर सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली एक्सपेंसेस रेवेन्यू, ओनली कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ही है, ओनली एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू का। दिस इज योर सब्जेक्ट। पूरे 70 मार्क्स कॉस्ट अकाउंटिंग है, 30 मार्क्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 70 मार्क्स में आप एक ही काम करोगे, बिजनेस के किसका रिकॉर्ड रखना है, एक्सपेंसेस रेवेन्यू का रिकॉर्ड रखने को ही कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बनेंगे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिपोर्ट्स बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट,
बैलेंस शीट बनता था। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्ट बनाने का ऑब्जेक्टिव रहता है यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सपोज यू डील विद दिस प्रोडक्ट, आप इसे बना के बेचते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला धर्म, पहला काम, पहला ऑब्जेक्टिव टू नो द कॉस्ट ऑफ दिस कैलकुलेटर। पूरे 70 मार्क्स में एक ही काम करना है कॉस्ट अकाउंटेंट को। दिस इज योर प्रोडक्ट, यू हैव टू नो द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आप इसका सेलिंग प्राइस तभी तो फिक्स करोगे ना जब आपको इसका कॉस्ट पता चलेगा। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस, नैरो सेंस पे कॉस्ट अकाउंटिंग में इतना ही याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग किसका अकाउंटिंग है, पहले ये बोलना बेटा, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। एंड व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोडक्ट। सर्विस का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास करवा रहा हूं ना, सो सर्विस है, तो आप लोग पूछोगे सर फी कितना है, तो फी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे को ये जानना पड़ेगा आपको पढ़ाने का कॉस्ट क्या है। आपको यूनिफॉर्म देंगे उसका कॉस्ट, आपको स्टडी मेट देंगे उसका कॉस्ट, ये कोचिंग सेंटर का खर्चा, ये बिजली बिल वगैरह वगैरह, बहुत सारा स्टाफ का खर्चा, टीचर्स का खर्चा। सो बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करता है। वी कैन से ओनली एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस। तो देखो, तो आप लोग तो बहुत बड़ा काम करके आए थे ना 11-12 में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसका किसका अकाउंटिंग करता था, देखो तो, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। आपका दिमाग खराब करता था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग तो बहुत हेल्प करेगा, ओनली एक्सपेंसेस, ओनली एक्सपेंसेस। एंड ऑब्जेक्टिव विल बी टू कैलकुलेट कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस। कॉस्ट अकाउंटिंग का और भी ऑब्जेक्टिव है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। बेटा आप लोग को तो पता ही है, मॉडर्न जनरेशन पे बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत कॉम्पिटिटिव। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट हमेशा कोशिश करता है कि किस तरह से खर्चा को कम करे, कॉस्ट कंट्रोल करे, कॉस्ट रिडक्शन करे। अगर कॉस्ट कम करेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस भी कम होगा, फिर हमारे कॉम्पिटिटर के साथ आप कॉम्पीट कर पाएंगे। बट कॉस्ट अकाउंटेंट स्मार्ट है, विदाउट हैम्परिंग क्वालिटी, क्वालिटी को डिस्टर्ब किए बिना कॉस्ट को कम करना है। किसी का प्रोडक्ट का कॉस्ट कम करना है, 2-3 फीचर्स कम कर दो, क्वालिटी कम हो जाएगा, कॉस्ट कम, तो क्या कस्टमर एक्सेप्ट करेगा? क्या कस्टमर्स को चाहिए एकदम बम्पर टॉप क्वालिटी और प्राइस भी कम। सो कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है एक्सपेंसेस का अकाउंटिंग करना और बिजनेस को बचाना। बिजनेस को बचाने के लिए कॉस्ट को क्या करो, कंट्रोल करो, कॉस्ट को रिड्यूस करो, सो डेट सेलिंग प्राइस कमेगा, आप सरवाइव कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, 2 टर्म पहले ना आप लोग को जो मैट में देता हूं ना, वो कलरफुल होता था, एकदम एकदम झिकझक झिकझक, देखने में अच्छा लगता था, बट कलरफुल मैट का प्रिंटिंग का कॉस्ट ज्यादा होता। फिर हमारा फ्यूज में 86,000 होता था। तो मैं स्टूडेंट से पूछा, देखो मैं चाहता हूं थोड़ा सा कॉस्ट कम करूं, आप लोग को थोड़ा प्रेशर कम हो जाए कोविड के बाद, क्या मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, कलरफुल मैट को ब्लैक एंड व्हाइट कर दूं, तो इससे हमारा कॉस्टिंग 10,000 कम जाएगा, आपका जूनियर्स का ट्यूशन फी 10,000 कम जाएगा। वो सारे स्टूडेंट्स, सीए स्टूडेंट्स बोले सीए में, हाँ सर कलर से क्या मतलब है, हमें तो कंटेंट्स चाहिए, क्वालिटी कोचिंग चाहिए, मैट में कवरेज चाहिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। तो आज जो फी कम है प्रेरणा ट्यूटर्स का 86 से 76, उसका एक रीजन है वी हैव रिड्यूस कॉस्ट बाय कन्वर्टिंग और कलरफुल मैट इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट पे स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दिस इज हाउ वी हैव रिड्यूस स्ट्रेट 10,000 कॉस्ट। तो इसमें किसका फायदा हो गया? स्टूडेंट्स का भी फायदा। हाँ, अब कोई बच्चा सोचता था 86,000 है सर का फी, मेरा बजट 75, ऐसा कुछ हम नहीं दे पाएंगे, तो अभी हमारे पास नहीं पड़ता। हालांकि ऑनलाइन के साथ तो हम लोग compete नहीं कर सकते, पूरा ऑनलाइन पूरा सिलेबस ही तुमको 20,000 में दे देगा, पूरा सिलेबस ऑनलाइन 20,000 में दे देगा।
तो उनका कॉस्ट तो और भी कम होगा, बट वहां पे क्वालिटी में मार खा जाता है उन लोग। अगर 100 स्टूडेंट्स फेस टू फेस करे, डे 1 से डे लास्ट तक रोज क्लास करे, वो एवरेज स्टूडेंट भी है ना तो 30-40 निकल जाएगा। 100 स्टूडेंट्स में रेगुलर क्लास करे, टेस्ट दे, तो 100 में 30-40 निकल जाएगा फेस टू फेस क्लास में। बट 100 स्टूडेंट्स ऑनलाइन करे तो भी पास होगा, 5 से 10 बच्चा ऑनलाइन करे, मेरा क्लास भी करे तो भी। देखो, नाउ फील द डिफरेंस। इफ यू आर इन फेस टू फेस क्लास 100 में 30-40, योर रिजल्ट विल बी 30-40%। इफ यू गो ऑनलाइन 100 में 5 से 10 बच्चा, वो बहुत क्रीम मेटल अलग ही स्टूडेंट्स, तो बाकी के तो ऑलमोस्ट 25 बच्चा कॉस्ट बचाने के लिए ऑनलाइन चला जाएगा, बट वो रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो हम लोग उतने कॉस्ट कम नहीं कर सकते जितना ऑनलाइन हो, इसके कारण प्राइस में डिफरेंस है। अब मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूं कि आप लोगों को भी 20,000 में पढ़ा दूं 76,000 से, इतना तो हमारा इंस्टीट्यूट का कॉस्ट है, प्लस फेस टू फेस में मेहनत है, प्लस आपको वो क्वालिटी भी मिलेगा, तो इतना कॉस्ट नहीं कम कर सकते, जितना कर सकते थे कर लिया। तो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है किसके लिए? कॉस्ट कंट्रोल। बेटा ये 5 पॉइंट ही 70 मार्क्स दिलाएगा आपको। सो 4 पॉइंट समझ गया? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा? एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड करेगा। किसका? एक्सपेंसेस। बोलते हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू चाहे डैश में, एक्सपेंसेस का, ओनली एक्सपेंसेस का, और पूरा एकदम चार्ट सोर्स बनाएगा, और बना के क्या काम करेगा? ये 5 ही काम। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। एक एग्जांपल याद रखना, 2 टर्म पहले आरजी सर 86,000 लेते थे, थैंक्स टू माय सीनियर्स कितना करा दिया? 76। कैसे कराया? कलरफुल मैट को ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया। और पता है एक गुड़िया यहाँ क्या बैठी थी, सर हम लोग मार्कर यूज करते, हम लोग तो मैट को ऐसे ही कलरफुल बना देते, क्यों 10,000 रुपया देना? हाइलाइटर होता है ना, उसी से कलरफुल हो जाता है, मजाक में बोली थी। सो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसपे बहुत क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन छपता है, व्हाट इज कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, मिलेगा आप लोगों को। एंड लास्ट, डिसीजन मेकिंग। आप जब कॉस्ट अकाउंटेंट होएंगे ना, मैनेजमेंट को हेल्प करेंगे डिसीजन मेकिंग में। कैसे हेल्प करेंगे? सुनो, ये प्रोडक्ट आपको बनाना है, इस पेन पे रिफिल चाहिए, रिफिल, तो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करेगा। रिफिल को हम लोग खुद भी बना ले फैक्ट्री में या परचेज कर ले, मेक और बाई। तो देखेंगे खुद बनाएंगे रिफिल तो क्या कॉस्ट होगा, बाजार से खरीदेंगे तो क्या कॉस्ट होगा। सो कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प भी करता है मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग पे। फॉर एग्जांपल, दूसरा, रिफिल हम लोग बाजार से ही खरीदते हैं, 2 सप्लायर है, सप्लायर 1, सप्लायर 2। कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करेगा, सप्लायर 1 से खरीदने से क्या कॉस्ट होगा, सप्लायर 2 से खरीदने से क्या कॉस्ट होगा, जिससे कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी भी अच्छा, कॉस्ट भी कम, उसी से परचेज करो। ये कॉस्ट अकाउंटेंट हेल्प करता है। कौन? कॉस्ट अकाउंटेंट। आपकी कंपनी में कुछ गवर्नमेंट से एक ऑर्डर आ गया, आप प्रोडक्ट बाजार में बेचते हो, गवर्नमेंट से एक वन टाइम ऑर्डर आ गया, तो गवर्नमेंट को तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए लेकिन प्राइस कम चाहिए, तो कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट को बताता है कि देखिए ये वन टाइम गवर्नमेंट का ऑर्डर है, तगड़ा प्रॉफिट होगा, आप प्राइस कम कर सकते, कितना कम करें, तो वो कौन बताएगा? कॉस्ट अकाउंटेंट। डिसीजन मेकिंग। तो दोस्त आप लोगों को 70 मार्क्स में ये 5 ही पॉइंट्स मिलेगा, एंड दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कॉस्ट अकाउंटिंग का। ऑब्जेक्टिव, पर्पस, ये सब्जेक्ट सीखने का मकसद है कॉस्ट, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग, बस ध्यान रखना है। दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग ऑफ व्हाट? रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस। हालांकि रेवेन्यू भी होगा तभी तो प्रॉफिट निकलेगा, बट मेनली क्या है? एक्सपेंसेस। मेनली क्या है?
एक्सपेंसेस। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। किसका? एक्सपेंसेस का, कॉस्ट का। एंड रेवेन्यू क्या करेगा? रिकॉर्ड करके कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेगा, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा। अरे बोलो बोलो, ये तो सब्जेक्ट है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन। दोनों का मीनिंग है अभी समझना कि खर्चा को कम करना है। घर में भी बोलते हैं ना पेरेंट्स, खर्चा कम करो, खर्चा कम करो ना, बढ़ाओ बढ़ाओ बोलते हैं। क्या बोलते? कम करो, एवरीवेयर खर्चा कम करो। ओके, सो दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए 70 मार्क्स है। एंड थर्ड टॉपिक इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा अकाउंटिंग का ना बहुत सारे ब्रांचेस है। इंटरमीडिएट तक 3 ब्रांचेस में चैंप होना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स के टीचर देखेंगे, बहुत बड़ा है, मेरा नाम ही मत लेना उसका। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग देखूंगा। इसमें एक ही रिकॉर्ड रखना पड़ता है। किसका बेटा? एक्सपेंसेस का। बेटा मेरे साथ याद भी करना है आप लोगों को, तभी तो बोलोगे कि आज ही रटा दिया। रटा दूंगा, बोल रहा है। हाँ, एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड रखना है, इनकम का भी रिकॉर्ड रखना है, बट ऑब्जेक्टिव इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। एंड अब चलते बड़ी लोगों की बड़ी बातें, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बेटा नाम से ही पता चल गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर्स। जो हमारे कंपनी में मैनेजर्स लोग हैं ना, एमडी वगैरह, मैनेजर्स टॉप लेवल में, उनको ना काम करने के लिए बहुत इनपुट्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए डिसीजन लेने पे। तो वो सारा इंफॉर्मेशन फीड करता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको? मैनेजर्स को। किसको? मैनेजर्स को। आपको याद है 11-12 में पढ़े थे, मैनेजर्स का काम होता है प्लानिंग करना, कंट्रोल करना, डिसीजन मेकिंग। कभी सुना है? मैनेजमेंट का काम होता है ना प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स को इन काम को करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन इनपुट्स चाहिए। वो सारा कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। So management accounting provides information and analysis to management for planning, decision making, control। ये बहुत टॉप लेवल का है, टॉप लेवल का, एकदम टॉप लेवल पे। आप लोग को सीए इंस्टीट्यूट सब सिखाएगा, सीएमए इंस्टीट्यूट थोड़ा ज़्यादा सिखाएगा, बट दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर्स। Is it okay? Help to managers in the field of planning, control, decision making। planning, control, decision making। पता है हम लोग आगे जब 2-3 दिन बाद सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में दिखेगा बजट। बिजनेस के लिए सोचो, अंबानी का, रिलायंस का बजट, टाटा का बजट, अदानी का बजट, बिरला का बजट, पूरा बिजनेस चलता है बजट से। और ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही होते जो हेल्प करते पूरा बिजनेस का बजट बनाना, जो आप सीखोगे। आप में से कितने लोग 3-4-5 साल बाद, मे भी बहुत एक्सपीरियंस के बाद 10 साल, कोई आईटीसी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करेगा, कोई अंबानी के साथ रहेगा, कोई अदानी के साथ रहेगा। जो बजट आप लोग सीखोगे यहाँ पे, उसी को यूज करोगे अपने रियल लाइफ पे। तो बहुत बढ़िया वाला सब्जेक्ट है और डिसीजन मेकिंग पे भी हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिलहाल हम लोग आज कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड अकाउंटिंग जो 11 में सीखा था, एक अच्छा है प्रेरणा टूरिस्ट में आ गए ना, मैं एकदम जमीन से लेकर आसमान तक ले जाऊंगा आप लोगों को, राइट फ्रॉम एकदम ग्राउंड से आसमान तक। देखो मैं अकाउंटिंग भी पढ़ा दिया, वो कभी भी नहीं चाहिए। सो अकाउंटिंग मीन्स बिजनेस का, ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखकर रिपोर्ट स्टेटमेंट बनाना। तो क्या रिपोर्ट स्टेटमेंट बनेगा, क्या रिकॉर्ड करेंगे, वो डिपेंड करता है कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कितने ब्रांचेस का नाम देख लिया आप लोगों ने? 3। अभी और है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टच। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट लॉस, एंड वो हमारा मुद्दा नहीं। नेक्स्ट वन इज cost accounting, accounting of recording of expenses, revenue for the purpose of cost, profit, selling price, cost control, cost reduction, decision making
and management accounting is for help to managers in the field of planning, control, decision making. दोस्त, we are now ready. अब हमारे यहाँ बैठे बच्चों को डायरेक्शन मिल गया कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट करने वाले हैं और पूरे सब्जेक्ट में एक ही चीज पे सर डिस्कस करेंगे, किस पे? एक्सपेंसेस पे। किस पे? एक्सपेंसेस पे। किस पे बेटा? एक्सपेंसेस पे, ओनली कॉस्ट पे। एंड सर उस कॉस्ट को डिस्कस करके सिखाएंगे क्या? मैक्सिमम जो सबसे बड़ा काम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सर हमें सर्विस का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, सर हमें प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाएंगे, बिकॉज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन का तरीका अलग रहता है, एक्सपेंसेस का तरीका अलग, तो अलग अलग इंडस्ट्रीज आपको पढ़ना है। और हमें सर सिखाएंगे किस तरह से एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। वो बड़ा सिंपल है, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस। हम लोग ये भी थोड़ा सा सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग खर्चा को कम करें। थोड़ा बहुत हमारे सिलेबस में कवर्ड है कॉस्ट को कम करने का। एंड छुटमुट सीखेंगे डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करना। यानी पूरा इंटर का सिलेबस फर्स्ट पॉइंट पे डिपेंडेंट है। ओके, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तीन टर्म का नाम आपने सुन लिया। थोड़ा सा कीवर्ड्स याद रखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग टेल्स व्हाट हैपेंड इन बिजनेस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये बताता है कि एक साल में बिजनेस में क्या हुआ, प्रॉफिट, लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये है ना, बताता है व्हाट हैपेंड आपके बिजनेस में। याद है आप लोग 11-12 ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट क्या हुआ। और कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है ये कैसे हुआ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलता है ये क्या हुआ, कॉस्टिंग बोलता है ये कैसे हुआ, मतलब किस तरह से खर्चा लगा, किस तरह से क्या हुआ, वो बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताएंगे व्हाट नेक्स्ट, आगे आपको क्या करना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर बजट, फ्यूचर के लिए। सो ये तीनों का मतलब समझ में आ गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताए क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है व्हाई इट हैपेंड, कैसे हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हुआ, सेलिंग प्राइस कैसे हुआ, एकदम चीर फाड़ एक्सरे करेगा। एक्सरे कौन? कॉस्ट अकाउंट। डरो मत, आप लोग अकाउंट्स के डॉक्टर बनने जा रहे हो। कॉस्टिंग बिजनेस का एक्सरे करता है। कॉस्टिंग बताता है, कॉस्टिंग को ब्रेन ऑफ बिजनेस भी बोलते हैं। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग टेल्स व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, फ्यूचर में। तो फ्यूचर के बारे में कौन है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो तीनों अकाउंटिंग का मीनिंग समझ लिया आप लोग। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर घुसना है अच्छी तरह से। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग को ऐसे मजाक में कीवर्ड्स याद रखना, इज द जीपीएस ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर को फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। जीपीएस आप लोग नाम सुना है ना, जीपीएस लगा दो पहुंच जाते जगह मंजिल तक। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लाइक जीपीएस, इट शोज वेयर द बिजनेस शुड गो, वेयर द बिजनेस शुड गो। मैं इसको अपने आपके लाइफ से, जिन्होंने फाउंडेशन पास करके है उनके लाइफ से मिलाता हूं। आपने फाउंडेशन पास कर लिया ना, तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वाओ, पास कर लिया, रिजल्ट पॉजिटिव। बट वो पास करने के लिए आपने जो मेहनत किया होगा कि नहीं, तो वो मेहनत किया होगा, कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या मेहनत, वो चीर फाड़ करके बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड फाउंडेशन पास करने के बाद आगे क्या करोगे, कोचिंग करेंगे, कहाँ ले, क्या ले, डिसीजन करना है ना, वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलो कोई बात नहीं, कल इंडिया अभी 2 दिन पहले T20 वर्ल्ड कप तीसरी बार जीत गया। जो इंडिया जीत गया वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं वो हम जीत गए। कॉस्ट अकाउंटिंग बताते हैं जीतने के लिए उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या मेहनत किया। अब मेहनत भी किया, जीत भी गया, तो क्या आपसे सारा टीम जाके सोए रहेगा क्या, ना आगे का तैयारी करेगा। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर फ्यूचर। इज इट ओके? दैट्स इट। सो फ्यूचर वाला थोड़ा सा बजट, डिसीजन मेकिंग ना, उसके लिए ना पूरा कॉस्टिंग का नॉलेज चाहिए, तो बाद में पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सो एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है, नया सब्जेक्ट है। हाँ, आप लोग को एकदम पूरा बढ़िया से समझा दूंगा, बट आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप लोग को बोलना है सर हम लोग को लिखना भी है। यस बेटा, मेरे पूरा सब्जेक्ट आपको कॉपी में लिखना है, तो यहाँ पे आपको फटाफट 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 ये सब लिख लेना है। और ये वाला नहीं लिखने से भी होगा, बट यही हमें फ्यूचर डायरेक्शन देता है
एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, एक बार बोल दो फटाफट। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू मैनेजर इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये आपके मैट पे भी लिखा है, मैट वेट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हिटलीज थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कर लिया आप लोग, कर लिया, याद हो गया। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लिए व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ये भी हो गया आपका। फ्रेंड्स आप लोग पढ़ लिए व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अभी हम लोग बुक से भी पढ़ेंगे बाद में, पहले मेरे को समझा के मेरे को नोट्स दिखाने देना। सो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, बट आपको कॉपी में लिखना है, फटाफट लिख लीजिए। फुल कॉस्टिंग कॉपी में पढ़ेंगे अपन।
यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस जीपीएस अब मैनेजर नहीं लिखने से भी होगा, ये बॉक्स तक लिखने से चलेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया सबका लिखना, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग डन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बस ये छोटा सा लिख लीजिए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनालिसिस टू मैनेजमेंट फॉर प्लानिंग कंट्रोल डिसीजन मेकिंग। हो गया सबका? ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की ओर। फिर से एक बार आप लोग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बता दो, सो डेट मेरे को डायरेक्शन मिलेगा, आपको भी डायरेक्शन मिलेगा कि कैसे मूव करेंगे। क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। फाइन, डन। फर्स्ट बेंच हो गया। सो पूरे कॉस्टिंग के डेफिनेशन पे कॉस्ट 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 ही आ रहा है, कॉस्ट कॉस्ट के सिवा कुछ आ ही नहीं रहा है। तो अब हमारे कॉस्ट अकाउंटेंट को जानना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। अब हमारा सेकंड टॉपिक होगा, जब कॉस्टिंग में पढ़ना ही है तो कॉस्ट ही जानना पड़ेगा। कॉस्ट क्या होता है? सिंपल सा सुनो, पहले आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल समझेंगे। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो सर्विस है, वो तो पता ही है। तो आपको पढ़ाने के लिए मैं जो भी रिसोर्सेज यूज किया उसका मॉनिटरी मेजरमेंट को कॉस्ट कहते हैं। डेफिनेशन है मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। जैसे आपको पढ़ाने के लिए स्टडी मेट यूज किया हो उसका कॉस्ट मॉनिटरी मेजरमेंट, क्लासरूम यूज हुआ है रिसोर्सेज उसके लिए जो पैसे लग रहे हैं, स्टाफ टीम मेंबर यूज हो रहा है उसके लिए जो पैसे लग रहे हैं, आप लोग फर्नीचर पे बैठे हैं उसके जो पैसे लग रहे हैं, एसी, बिजली बिल, ये सब का जो मॉनिटरी मेजरमेंट है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो अब आपको सीखना है कॉस्ट। कॉस्ट का मीनिंग ध्यान से सुनना, कॉस्ट का मीनिंग पूरे सब्जेक्ट में यही मिलेगा, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट और रेंडरिंग सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्ट बनाकर बेचने के लिए जो भी रिसोर्सेज यूज किए उस पे जो भी खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। आपको पढ़ाने के लिए हमने जितने भी रिसोर्सेज यूज किए उसका मॉनिटरी मेजरमेंट। तो ये है कॉस्ट का मीनिंग, क्या है फटाफट फिर से बोलना, मॉनिटरी मेजरमेंट, बस खत्म। अब सिंपल है, ऑफ रिसोर्सेज यूज टू प्रोड्यूस एंड सेल प्रोडक्ट और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। माल बनाकर बेचने का खर्चा, बनाने का खर्चा फैक्ट्री में लगता है, फिर उसके बाद होम डिलीवरी, शोरूम वगैरह वगैरह, तो उसको बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलते हैं? सप्लाई। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, प्रोड्यूस एंड सेल गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इस पे जो भी मैंने यूज किया कोई भी फ्री का माल नहीं है, सबका पैसा लग रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट। दैट्स कॉस्ट, दैट्स कॉस्ट। फ्रेंड्स,
जब मैं आपको पढ़ाने का बात करूंगा ना तो वहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें ये दो कॉस्ट आ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया ना, सिर्फ क्या पढ़ना है, कॉस्ट। पूरे चैप्टर में सब्जेक्ट में कॉस्ट पढ़ना है। ये देखो कॉस्ट मैं आपको पढ़ाने का, कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का, कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट में जानूंगा, अभी कैलकुलेट करूंगा आपको पढ़ाने का, तभी तो आपसे फी लूंगा ना कि इतना पैसा दो। तो इसमें स्टडी मेट का कॉस्ट लगेगा, बोलो भाई, से स्टडी मेट का कॉस्ट लग गया 30,000, एक के लिए नहीं सबके लिए। आपको ड्रेस दिया गया है उसका कॉस्ट लगेगा से वो भी 30,000। इंस्टीट्यूट का रेंट लगेगा, स्टाफ का सैलरी लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, एडवर्टाइजमेंट करते डेप्रिसिएशन वगैरह लगेगा, से ये सब मिलकर 1,00,000 रुपया हो गया कॉस्ट। और अब सुनो, स्टाफ को सैलरी देते, जितने स्टाफ देख रहे हो ना सबको क्या देना पड़ता है, सैलरी, ये सब वगैरह वगैरह खर्चा जोड़ दिया। और यहाँ पे आरजी भी तो पढ़ाता है ना, मैं भी तो पढ़ाता हूँ ना, बोलो भाई सबसे ज्यादा कॉस्ट किसका होगा, मेरा ही होगा ना। अरे भाई टीचर पढ़ाता है ना, तुम लोग किस लिए आया, कोचिंग सेंटर में है ना, टीचर से पढ़ने आया, टीचर्स का सैलरी नहीं चाहिए क्या। ध्यान से देखना, अभी एक बवाल सा कंसेप्ट मिलेगा। तो आरजी का सैलरी 0 मिलता है, 0, मेरे को सैलरी नहीं मिलता है। सो अब मैं बोलूँ आप लोगों को, ध्यान देना, कॉस्ट का एक अच्छा सा पॉइंट सीखेंगे, लाइफ टाइम याद रहेगा। मैं बोलूँ कि आपको पढ़ाने का 30, 60, 1 लाख, तो 1,60,000 कॉस्ट बोलूँ और टीचर का सैलरी 0 दिखाओ, तो क्या ये कॉस्ट सही होगा ना गलत होगा, पहले ये बताओ। गलत होगा, मेन तो टीचर का चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा के कमल सर पढ़ाते, तो कमल सर को तो पैसा देता हम लोग हर एक महीना या कोर्स कंप्लीशन पे, उनका फी तो लिख देता, बट आरजी को सैलरी नहीं मिलता, नहीं मिलता, रियली नहीं मिलता, एकदम कसम से नहीं मिलता है। तो फिर अब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूं तो आप बोलोगे कि 160, दिस इज रॉन्ग। 30,000 का बिल है, मैंने दिखा दिया, आपका यूनिफॉर्म का बिल है दिखा दिया, रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी गूगल पे से पेमेंट हुआ दिखा दिया, बट आरजी के नाम पे कोई पेमेंट नहीं है, बट आरजी का कॉस्ट दिखाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आरजी इज नॉट टेकिंग एनी सैलरी, रियली कसम से कोई सैलरी नहीं है, बट मैं ना हूं तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग बैच भी नहीं है। सो कभी कभी ऐसा खर्चा होता है जिसके लिए आपको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जाके पूछो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा उसको कितना पैसा दिया, कुछ नहीं दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा कॉस्ट 0। बट एक कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछो, अरे वो पढ़ाया टीचर उसको कितना पैसा दिया, नहीं नहीं वो तो खुद का ही प्रोप्राइटर है, नहीं दिया, फिर भी कॉस्ट अकाउंटेंट बोलेगा नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसका खर्चा दिखाना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब गुप्ता जी कॉस्ट अकाउंटेंट है, अगर आपको नहीं पढ़ाते तो क्या करते, वो नौकरी करते, नौकरी करते तो उनको तनख्वाह कितना मिलता, 2,00,000 रुपया सैलरी मिलता मेरे को। सो मैं आप लोग को पढ़ाने के लिए 2,00,000 का नौकरी छोड़ दिया भाई, समझ में आया क्या, आप लोग को पढ़ाने के लिए 2,00,000 का नौकरी छोड़ दिया, तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बोलेगा, गुप्ता जी का सैलरी 2,00,000 दिखा दो, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये द फर्स्ट बाउंसर, आई होप बाउंसर नहीं आएगा, मैंने फर्स्ट अच्छा पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब मैं बोलूं कि चलो अब बताओ जोड़ो तो कितना हो गया, फटाफट फटाफट, हाँ 2,00,000 है भाई, 3,60,000 कॉस्ट, दिस इज, हाँ ठीक है भाई, ओके, सो 360 इज कॉस्ट। लुक नाउ द प्रॉब्लम क्या है, ये पहला तीनों खर्चा एक्चुअल कॉस्ट है, पेमेंट हो रहा है, बट आरजी वाला पेमेंट नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई कॉस्ट इंक्लूड्स एक्चुअल कॉस्ट, आपके स्टडी में यूनिफॉर्म, रेंट, सैलरी, बिजली बिल, एडवर्टाइजमेंट, डेप्रिसिएशन, सब कुछ, एज वेल एज नोशनल कॉस्ट। ये आपके जिंदगी में फर्स्ट टाइम आएगा, क्या कॉस्ट, नोशनल, मतलब वो प्रेरणा इज नॉट पेइंग मी, स्टिल जब आपको पढ़ाने का कॉस्ट देखा जाएगा आरजी का
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखा जाएगा, इसके बिना तो गलती हो जाएगा। सो कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल एज वेल एज नोशनल, ये कहीं नहीं मिलेगा कॉस्टिंग के अलावा, लाइफ में कहीं नहीं मिलेगा। अब यहां पे आपको पकड़ के रखना है, एक्चुअल कॉस्ट तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला जानते हैं, डोंट माइंड, मतलब किसी का कंपैरिजन नहीं करते। चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करता वो एक्चुअल देखता है, क्या देखता है? एक्चुअल। बट कॉस्ट अकाउंटेंट से बात करो तो एक्चुअल भी देखेगा, नोशनल। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने का ना बाप है कॉस्ट अकाउंटेंट, बाकी सब बेटा है, बेटी है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्स इनटू कंसीडरेशन एक्चुअल एज वेल एज नोशनल। आप भी एक्सेप्ट नहीं करोगे मैं आपका कॉस्ट निकालूं विदाउट माई सैलरी एंड ऑल, इवन यू विल नॉट एक्सेप्ट। ये कैसा पागलपंती है? टीचर का ही खर्चा नहीं रहेगा तो कैसे टीचर पढ़ाएगा ही नहीं तो बैच कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है ना? सो कॉस्ट अकाउंटेंट टेक्स इनटू कंसीडर एक्चुअल एज वेल एज नोशनल। तो ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, कॉस्टिंग में एक्चुअल भी आएगा, नोशनल। सर नोशनल कॉस्ट क्या होता है? बेटा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उसको ही बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। इसको प्यार से इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोलते हैं। सो अभी हम लोग कॉस्ट पे डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और ये एकदम हिट लिस्ट है एग्जाम के लिए, ये एकदम हिट लिस्ट है एग्जाम के लिए। पहले आप इसी को ही समझना। कॉस्ट का मतलब हो गया मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज, अभी तो ये सर्विस के लिए, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। वी हैव यूज स्टडी मैट, उसका पैसा लगा। वी हैव यूज यूनिफॉर्म, उसका पैसा लगा। वी हैव यूज क्लासरूम, उसका पैसा लगा। वी हैव यूज बिजली, एसी, लाइट, इसका पैसा लगा। वी हैव यूज स्टाफ, इसका पैसा लगा। बट आरजी का पैसा, अरे प्रेरणा यूज आरजी ऑल्सो, बट उसका पैसा नहीं लगा। सो कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल एज वेल एज नोशनल। नोशनल टर्म से डरना नहीं भाई, मतलब वो दिया नहीं, दिखता नहीं है, फील करना, मतलब फील, जस्ट फील। ऐसे मत बोल देना कि हम फीलिंग्स एडवांस अकाउंट्स को दे दिए, कॉस्टिंग के लिए नहीं होते, मारेंगे हम। आप हमारे हो 100%, हमारे हो 2.5 आवर्स के लिए, उसके बाद किसी को दे देना, आई मीन टैक्स वैक्स को, लाभों को, अभी फील करोगे। तो बेटा एक नया टर्म 4-5 बार बोलना पड़ेगा। कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट इस इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं ना क्लास 11 12, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो आरजी ने सैक्रिफाइस किया है यहाँ पे बैठने के लिए। अगर मैं यहाँ पे नहीं बैठता तो क्या करता? घर में जाके प्याज छिलता, न नौकरी करता। that benefit I have lost for all of you, my dear student, that amount should be recovered from you all, my dear students. So that's notional cost, opportunity cost. आप लोगों को समझ में आया? यस। तो हम लोग चलेंगे धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। पहले कॉस्ट का मीनिंग, बेटा आप लोग इस तरह से चार्ट लिखने में तकलीफ तो नहीं हो रही तुम लोग? नहीं हो रहा ना? पूरा थ्योरी इसी तरह से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, और मेरा रैपिड रिवीजन भी आएगा ना, इसी से आएगा, एकदम फटाफट फटाफट बोलेंगे वहां पे। चलो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? कॉस्ट। कॉस्टिंग में जीना है तो किससे दोस्ती कर लो यारो? कॉस्ट से। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कॉस्ट? मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू produce and sell goods and rendering of services. It includes actual as well as notional. ये भी लिखने से हो जाएगा, इसमें यहीं पे लिखने से हो जाएगा, एक्चुअल भी आएगा और नोशनल। सर एक्चुअल तो सारा दुनिया समझता है, नोशनल क्या होता है? बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या बोलते हैं? नोशनल। मतलब प्रेरणा से पैसा दिया नहीं जा रहा है फिर भी दिखा देंगे, और ये लोग दोनों भाई भाई है, इम्प्यूटेड भी बोलते हैं। सो अब हम लोग चलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या पेमेंट करना होगा? क्या एक्चुअल पेमेंट करना है ना नोशनल है? नोशनल। तो एक चैप्टर मिलेगा हम लोग को आगे चलकर है, अकाउंट्स एंड कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दोनों अलग अलग रहेगा हमेशा। एक रीजन ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्चुअल दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्चुअल। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं क्या दिखाते हैं? एक्चुअल। बट कॉस्ट अकाउंटेंट एक्चुअल एज वेल एज नोशनल। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा आरजी का सैलरी दिखाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं दिखाएगा, जीरो।
जीरो, पेमेंट ही नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, बट कॉस्ट अकाउंटेंट आएगा तो दिखाएगा, दिस दिखाएगा इज कॉल्ड नोशनल कॉस्ट, फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, ध्यान रखना। सो नोशनल कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है आप सबको पता है, फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कॉस्टिंग में। वैल्यू ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस, बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस व्हेन अ चॉइस इज मेड। देखो जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया ना, मेरे पास दो ऑप्शन था दोस्त, एक था नौकरी करो, दूसरा था प्रैक्टिस करो। नौकरी भी कर सकता था मैं, जॉब, या कॉस्ट अकाउंटेंट का प्रैक्टिस कर सकता था। तो प्रैक्टिस का स्कोप पहले कम था, अभी बहुत हो गया। तो प्रैक्टिस करता तो मेरे को 50,000 मिलता, बट नौकरी करता तो 2 लाख मिलता। तो मैं क्या करता, अगर कोचिंग नहीं करता तो प्रैक्टिस करता 50,000, नौकरी करता 2 लाख, नौकरी करते जॉब। तो अब मैं कोचिंग में आ गया, तो सैक्रिफाइस किसको बोलूं, प्रैक्टिस का 50,000 न नौकरी का 2 लाख, हाईएस्ट बेस्ट क्या करता मैं, नौकरी, तो 2 लाख, क्या बेटा 2 लाख, बेटा समझ में आ रहा है? यस, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट सैक्रिफाइस, जो बेस्ट हाईएस्ट बेनिफिट सैक्रिफाइस। ये डेफिनेशन मिला भी होगा ना आप लोगों को, कभी मिला होगा ना, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा प्लीज, हाँ, डोंट माइंड, जीरो से। सो हाईएस्ट बेनिफिट सैक्रिफाइस ऑन एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, इसे भूलना नहीं है, नहीं है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी काम आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी काम आएगा। एग्जाम्पल एक देखो, यूजिंग बैंक मनी फॉर अ प्रोजेक्ट, मेरे बैंक पे 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट था, 10% इंटरेस्ट मिलता था। मेरे एक प्रेरणा ट्यूटोरियल्स का बैंक अकाउंट में 10 लाख फिक्स डिपॉजिट, 10% इंटरेस्ट, तो हाउ मच इंटरेस्ट मिलता था प्रेरणा को, 1 लाख। अभी हमने क्या किया, हमें मन किया कि गणेशगुड़ी में एक कोचिंग सेंटर खोल दे अपना, प्रेरणा का ब्रांच गणेशगुड़ी में खोल दे, तो उधर के बच्चों को आराम हो जाएगा। उधर से कोई आ रहा होगा तो खुशी मत, तो नवाब खोल दो, ऐसे मत बोल देना, इंसान एक ही है, एक ही जगह होगा। तो वहां पे खोलने के लिए 10 लाख रुपया चाहिए। ड्रॉअर खोला मैंने, ड्रॉअर में तो 1 रुपया नहीं है, फिक्स डिपॉजिट का पेपर है, तो फिक्स डिपॉजिट तोड़वा दिया, तोड़ के गणेशगुड़ी में सेंटर खोल दिया। तो गणेशगुड़ी में सेंटर खोलने के कारण मेरा फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ा, इंटरेस्ट मिलेगा ना, अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, दैट इंटरेस्ट विल बिकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो गणेशगुड़ी सेंटर का जब मैं कॉस्टिंग कैलकुलेट करूंगा तो वहां पे क्या कॉस्ट दिखा दूंगा, 1 लाख। समझ में आ रहा है क्या? या आरजी सैक्रिफाइस जॉब फॉर कोचिंग, फॉर कोचिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी 2 लाख। अभी स्टेटमेंट उसी से बनाएंगे बेटा, आप लोग समझ गया, लॉस्ट बैंक इंटरेस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई आपको समझ में आ रहा है, दिस साइड खोल, ओके, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझ में आ गया। सो कॉस्ट इंक्लूड एक्चुअल कॉस्ट एज वेल एज नोशनल, नोशनल मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट भी बोलते, अभी बता रहा हूं मैं, ये आप लोग समझ में आ गया, क्लियर बेटा? जब इसको लिखोगे, जब लिखोगे इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, और जहां पे ऑब्जेक्टिव लिखे थे ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पे लिखते ना, ऑब्जेक्टिव था ना कॉस्ट अकाउंटिंग, उसको याद कर लेना है, और याद मैं ही क्लास में कराऊंगा, घर में आपको रिवाइज करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इंप्यूटेड कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है, बट नोशनल कॉस्ट विदाउट एक्चुअल कैश पेमेंट, ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंप्यूटेड कॉस्ट एक ही है, बस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या ना, कैश आ रहा था वो रुक गया, मैं नौकरी कर रहा था, मेरे घर में 2 लाख आ रहा था, अब जैसे आपने कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया तो वो 2 लाख रुपया आना बंद हो गया कैश। मेरे को फिक्स डिपॉजिट पे 1 लाख इंटरेस्ट आ रहा था, एवरी ईयर 1 लाख आ रहा था, फिक्स डिपॉजिट तोड़ के नया कोचिंग सेंटर में लगा दिया तो 1 लाख आना बंद हो गया। वहां पे कैश आना बंद हो जाने को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और इंप्यूटेड कॉस्ट भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, बट कैश इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल या रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग। हमारा खुद का बिल्डिंग था, ऐसे खाली पड़ा था, उधर ही कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिए, रेंट पे नहीं था, ऐसे ही खाली पड़ा था, स्टार्ट कर दिए। तो एक हम लोग बोलते कि अगर हम लोग भाड़े पे लगाते तो कुछ पैसा तो मिल जाता, तो उसको बोलते इंप्यूटेड कॉस्ट।
हाँ रेंट पे था, ऋषिकेश रेंट पे था, इसको खाली किया, चल भाग मैं अपना सेंटर खोल दिया, तो उसको पैसा आना बंद, उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही खुद का खाली पड़ा था, खुद का मैं बेकार घूम रहा था, नया ब्रिज पे घूमते रहता था इधर उधर, कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर दिया, तो अपना सैलरी वैलरी दिखा देंगे, तो उसको बोलते हैं इम्प्यूटेड। बट ध्यान रखना दोस्त, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्यूटेड कॉस्ट एक ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कैश आना बंद हो गया, और इम्प्यूटेड कॉस्ट में ऐसे हवा हवाई पे आप दिखा दिए सैक्रिफाइस। डेट इज इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, क्लास 11 में देखते थे, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल कोई पेमेंट वेमेंट नहीं होता है, वो खुद नोशनल एंट्री या रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग। सो डेफिनेशन पूछे तो ध्यान रखना, जहां पे कैश इन्वॉल्व है उसको बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं है इम्प्यूटेड कॉस्ट। अब तो एमसीक्यूज का जमाना है, एकदम तीर पे खड़ा कर देगा आपको, तो ध्यान रखना है, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टॉपिक ऐसे बोले तो कंप्लीट होने जा रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में ओनली कॉस्ट ही पढ़ना है, 6 दिन तो मैं कॉस्ट पढ़ाऊंगा, और इतना बढ़िया से कॉस्ट पढ़ाऊंगा, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो मेरा क्लास 1-2 का सब्जेक्ट बन गया, प्रोवाइडेड यू बीन फेस टू फेस क्लास। घर से पढ़ोगे तो फिर कैसे पूछूंगा आपसे। बोलो तो व्हाट इज कॉस्ट? Monetary measurement of resources used to produce and sell product or rendering of services। साथ साथ में बोला it includes actual as well as notional। So notional cost means opportunity cost, imputed cost। Opportunity cost means highest benefit sacrifice। आरजी नौकरी छोड़ के आया, आरजी फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के नया सेंटर खोला, और imputed cost is also opportunity cost but no कैश पेमेंट। बेटा समझ में आ रहा है? नो कैश पेमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीए सीएमए के लिए। कंफर्टेबल है आप लोग? यस। सो सबसे पहले नेक्स्ट नोट पे आ जाएंगे, कॉस्ट लिखकर पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख लेंगे, पहले कॉस्ट लिखेंगे, फर्स्ट ही बॉक्स में लिख देंगे कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑब्लिक नोशनल कॉस्ट। कॉस्ट हो गया सबका, कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी और इम्प्यूटेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे सभी बच्चे।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, हाईएस्ट बेनिफिट सैक्रिफाइस व्हेन चॉइस इज मेड। नोशनल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट ध्यान रखना, इम्प्यूटेड कॉस्ट के सामने लिख लेना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही है। इम्प्यूटेड कॉस्ट इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट विदाउट एक्चुअल कैश पेमेंट। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग या सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर दिखा देंगे ऐसे ही, सैलरी ऑफ प्रोप्राइटर, तो दिस इज कॉल्ड इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ध्यान से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं इस पे, और इस पे हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूज रखा गया है फ्रेंड्स, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सबका, लिखो लिखो कहाँ पे। एग्जाम्पल लिखेंगे, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बैच, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बैच। पूरे कॉस्टिंग में यही करना है आपको, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग बैच। स्टडी मटेरियल ₹30,000, यूनिफॉर्म 30,000, स्टडी में 30,000, यूनिफॉर्म 30,000, अदर एक्सपेंसेस लाइक रेंट, सैलरी ऑफ स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, other expenses like rent, salary of staff, electricity, 1 lakh. Salary to RG nil, but he left job. Salary to RG nil, but he left job for coaching. Where he was getting ₹2 lakh, बेटा पूरे सारे पॉइंट पे एक ही पॉइंट तो की वर्ड है, बाकी तो क्लास 4 का बच्चा भी कर लेगा, सिर्फ एक ही नया टर्म आया। सो आपका कॉस्ट में क्या आएगा, आरजी का सैलरी, लेकिन वो कौन सा कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आया। बाकी का तो कॉस्टिंग तो सिंपल है, सारा आइटम को प्लस कर दो कॉस्ट बन जाता है, कोई ताम झाम नहीं है, बट कंसेप्ट क्लियर चाहिए। देखो ये वाला नहीं जानता तो कोई कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएगा तो इसका 0 लिख देता आप लोग, अब 0 नहीं लिखोगे, अब तो बन गए 0, तो छाप लो आंसर। ये कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, आरजी का सैलरी 0 है, फिर भी आप लोग दिखाएंगे 2 lakhs, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। छोड़े इसको, हो गया ये, सिर्फ एक पॉइंट को हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना। अब सुनो ना, जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ने वाले ना यहीं पे आएगा, ध्यान से देखना, 3 टर्म एक साथ मिलेगा। एक बात तो पता चल गया, कॉस्टिंग में क्या करने वाले हैं आप लोग, कॉस्ट ही कैलकुलेट करेंगे, है ना, किसी ना किसी का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट
फिर कुछ दिन बाद हम लोग टैक्सेशन स्टार्ट करेंगे, फिर वहां पे टैक्सेशन का भी कॉस्ट जानना पड़ेगा। सो अभी लिखना मत, नेक्स्ट टॉपिक है ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल है बेटा। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करता है ना किसी चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बिकॉज जब भी कोई भी मेरे को बोलेगा गुप्ता जी कॉस्ट निकालिए, तो मैं किसका कॉस्ट निकालूंगा, बोलना पड़ेगा ना कि इसका कॉस्ट निकालो। तो आप जिसका भी कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हो ना, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे को पता चल गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग बैच का कॉस्ट निकालना है, तो ओनली कॉस्ट वाला ही खर्चा दिखाएंगे। टैक्सेशन का बुक का खर्चा इसमें प्लस नहीं करेंगे, टैक्स का टीचर का सैलरी इसमें प्लस नहीं करेंगे। इसलिए आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप किसका कॉस्ट निकालना चाहते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, लिखना मत। नाउ कॉस्ट ऑब्जेक्ट निकाला तो यहां पे दिखा स्टडी मेट का खर्चा है, यूनिफॉर्म का खर्चा है, रेंट, ये सब। तो इसको हम लोग ना कॉस्ट अकाउंटिंग इसको डिपार्टमेंट बोलता है। एक स्टडी मेट का प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है हमारा, स्टडी मेट बनाने का, तो वो स्टडी मेट डिपार्टमेंट का खर्चा निकाला। यूनिफॉर्म वगैरह जो बनाता है प्रिंट करता है वो एक डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा निकाला। क्लासरूम का खर्चा निकाला, ये क्लासरूम का भी तो खर्चा लगा ना आप लोग के लिए, तो इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट। इसको कॉस्ट सेंटर बोलते हैं, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर। आप जिसका कॉस्ट निकालोगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। वो डायरेक्टली निकल ही नहीं सकता, आपको पढ़ाने के लिए स्टडी मेट, यूनिफॉर्म, इस क्लासरूम का खर्चा, बहुत सारा खर्चा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेंटर, कॉस्ट सेंटर। एंड टोटल कॉस्ट निकल गया। सो दो टर्म मिला ना, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर। ये मैं कल पढ़ाऊंगा, आज नहीं, आज थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट मतलब आप डिसाइड कर लो भाई, जिसका खर्चा निकालना वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब वो खर्चा निकालने में कौन कौन सा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सबका प्लस करते जाओ, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट सेंटर। और एक टर्म मिलेगा बेटा, ये सब मिला के कॉस्ट कितना हो गया, 360। अब ये 3,60,000 मैं किससे ले लूं, श्वेता फर्स्ट बेंच पे बैठी है, सारा इससे ले लो ना, सबसे, सबसे। अब यहां पे देखना पड़ेगा कितना स्टूडेंट्स पढ़ेगा, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स पढ़ेगा, तो 3,60,000 बाई 50 करो, बोलो बोलो, अरे बोल दो जितना आया कैलकुलेटर में। कॉस्ट पर स्टूडेंट 7,200। एक कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट निकालने के बाद पर यूनिट भी निकालता है, पर यूनिट। यानी 50 बच्चा अगर पढ़ रहा है तो कॉस्ट पर स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि मेरे को पैसा सबसे लेना है, प्रॉफिट जोड़ के लेना है, बट कॉस्ट पर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। ये तीन टर्म आपको मिलेगा। आप पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसका कॉस्ट, उसका कॉस्ट, उसको कहते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का कॉस्ट जानना पड़ेगा, कॉस्ट सेंटर। एंड जब टोटल कॉस्ट निकल जाएगा मेरे चांदनी बेटी से, सारा पैसा तो अकेले नहीं लेंगे, इस बैच में जितने बच्चे पढ़ेंगे सबसे लेंगे, तो आप लोग कॉस्ट यूनिट, क्या बेटा, कॉस्ट यूनिट, आप लोग कॉस्ट यूनिट हो। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग यूनिट, एसी के बिजनेस में जाएंगे तो कॉस्ट पर एसी, कार इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो कॉस्ट पर कार। अगर ये बेंच वेंच लेते हैं ना, पर पेयर लगता है, पर पेयर। जूता चप्पल खरीदते हो तो पर पेयर लगता है, और फ्रूट्स वगैरह खरीदते हो तो पर केजी, पर डजन, तो वो सबको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम पे आता है कॉस्ट यूनिट। सो अब हम लोग कॉस्ट समझ गए, हमें पूरे सिलेबस में कॉस्ट कैलकुलेट करना है। आ बेटा तेरा निकालेंगे, आ बेटा तेरा निकालेंगे कॉस्ट। जो बेटा बेटी बन के आएगा उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अब उस बेटा बेटी तक पहुंचने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट रहेगा, उसे कहेंगे कॉस्ट सेंटर। एंड पूरा कॉस्ट निकालने के बाद यूनिट से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। यस यस माय डियर स्टूडेंट, ये देखो, आज नहीं, आज बहुत हो जाएगा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बताएंगे, कॉस्ट सेंटर क्या होता है ये बताएंगे, कॉस्ट यूनिट क्या होता है ये बताएंगे,
एक छोटा सा वन लाइनर प्रैक्टिकल लाइफ को पकड़ के रखें। कार फैक्ट्री में आप किसका कॉस्ट जानना चाहेंगे? कार का। तो योर कॉस्ट ऑब्जेक्ट विल बिकम कार। बस ये एग्जांपल ध्यान रखने से हो जाएगा। कॉस्ट सेंटर, तो एक कार फैक्ट्री में तो बहुत सारा डिपार्टमेंट्स रहेगा, एक डिपार्टमेंट का नाम दे दिया क्या बेटा? असेंबली डिपार्टमेंट, उसको बोलेंगे कॉस्ट सेंटर। एंड पूरा कॉस्ट निकल गया कार का, तो हम लोग वो एक एक कार बेचते हैं ना, तो कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा? कॉस्ट पर कार। तो ये पॉइंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस पे एमसीक्यूज वगैरह भी बनता है। और उसके बाद एक और सिंपल सा कंसेप्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एंड ये टॉपिक पढ़ने के बाद और आपको ना बहुत सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा। यही आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। 5-6 दिन आप लोग मेरे साथ बैठ गए ना, सो बिलीव मी योर फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग। बट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं रटा दूंगा सब कुछ, ये सब तो अपने बुक से भी पढ़ेंगे, मार्क करेंगे। तो ये तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ लिया, अभी बुक में आज नहीं जाना है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस भी पूछा जाता है। देखो एमटीपी May 23, आरटीपी September 25, यानी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आपके पेपर में छपने वाला है। कॉस्ट भी जान गए, मैनेजमेंट भी जान गए। ये देखो, ये बोर्ड ऑफ स्टडी पोर्टल से बीओएस पोर्टल से एमसीक्यूज रखा गया है। कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शंस बहुत हॉट टॉपिक है। मतलब बहुत, कहाँ गया कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शंस, हिट लिस्ट टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे इस पे। एग्जाम पे आते देखो कितने क्वेश्चंस रह गए एमसीक्यूज टॉपिक वाइज। और ये देखो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल कितना बार May 24 में आया था, December 21 में आया था, May 19 में आया था, अब आरटीपी January 26, अभी जो एग्जाम हुआ था ना आरटीपी उधर भी डाला है। यानी अब ये क्वेश्चन छपने वाला है सीए के एग्जाम पे। तो एकदम मोस्ट अपडेटेड एक एक पॉइंट में आप लोगों को कॉपी में लिखा के रटाऊंगा। और फिर बीएस पोर्टल का नॉर्मल लिमिटेशंस है, सारा आरटीपीज एमटीपीज लिखा हुआ आपको ना पता। ये देखो कॉस्ट यूनिट यहाँ से स्टार्ट होगा, कल पढ़ेंगे कॉस्ट यूनिट क्या होता है। ये भी आरटीपी September 25 में अलग अलग इंडस्ट्रीज का दिया है। फिर यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू स्टडी मैट बीओएस पोर्टल सब। फिर कॉस्ट सेंटर का भी यहाँ रखा है टॉपिक वाइज। कॉस्ट ऑब्जेक्ट देखो May 23 में आया था, व्हाट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये मेन है ना कॉस्टिंग का, इसीलिए। और ये सबसे हॉट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कल पढ़ेंगे। एमटीपी September 24 में 18 में आया था, और देखो हर एक बार एमटीपी में डाल रहा है। वाह, एमटीपी September 25 में आया भी था और एग्जाम में भी डाल दिया। देखो एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चंस कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने एमटीपी September 25 में बोला था बेटा पढ़ के जाओ, मैं देने वाला हूं, और एग्जाम में भी दे दिया। और इसमें एमसीक्यूज देखो कितने सारे एमसीक्यूज कराएंगे आप लोगों को, और सारे के सारे बीओएस पोर्टल स्टडी मैट के। ये देखो जुलाई 21 पे आया था। एमटीपी January 26, मोस्ट अपडेटेड स्टडी मैट इन इंडिया आप लोग को मिलेगा, जहां पे 26 तक का एमटीपी अभी तक तो पब्लिश नहीं हुआ, जब होगा नेक्स्ट में मिल जाएगा। आरटीपी तक कवर्ड है, मतलब इंस्टीट्यूट अपने पब्लिकेशन से क्वेश्चन देगा, सब कुछ प्रेरणा मैट पे। एमटीपी January 26, इतने सारे केस स्टडीज वगैरह करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और जिस दिन हम लोग ये कॉस्ट का क्लासीफाई कंप्लीट कर लेंगे 2-3 दिन में, आप लोग पूरा स्टेबल हो जाओगे। स्टेबल होने के बाद हम लोग आपका सिलेबस देखेंगे, और सिलेबस देखेंगे और एक एक चैप्टर वाइज सम्स करना शुरू करेंगे। ये हमारा चैप्टर वाइज स्टार्ट हो जाएगा। देखो पहले ही देखने के साथ साथ दिखा September 25 में आया था, तो यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। तो आज का सुहाना सफ़र यहीं समाप्त होने जा रहा है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को। बुक कॉपी नहीं खोलना है बेटा, मेरा सब्जेक्ट 25 साल से पढ़ा रहा हूँ, पूरा रटाना मेरे को आता है, और आप लोग को बस घर में थोड़ा सा देखना है। फर्स्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग विच बिगिंस विथ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फॉर किसके लिए? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, डिसीजन मेकिंग। इसमें कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन पढ़ेंगे, हो गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज फॉर हेल्प टू
मैनेजर इन द फील्ड ऑफ प्लानिंग, कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम लोग से कोई मतलब नहीं है, बहुत दिन बाद आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के डेफिनेशन में सारी जहां क्या दिखा, कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड सप्लाई गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। साथ में वो बोल देना, इट इंक्लूड्स एक्चुअल एज वेल एज नोशनल। नोशनल में कौन दिखेगा? आरजी को कुछ पैसा नहीं मिलता, बट फिर भी 2 लाख दिखा देंगे, बस मेरे को देखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिख जाएगा। ओके, सो notional cost is equal to opportunity cost, imputed cost. What is opportunity cost? Highest benefit sacrifice. एग्जाम्पल के लिए आरजी का सैलरी और बैंक का फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट। और imputed cost, this is also opportunity cost but does not involve cash payment. एग्जाम्पल पे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सैलरी या रेंट ऑफ ओन प्रेमाइसेस, दोनों एक ही है, सम्स करते समय एक ही है। बट जब केस स्टडीज करेंगे तब हम लोग दोनों को, एमसीक्यूज आएगा तो ऑप्शंस में अलग अलग मार्क करना पड़ेगा, दिखाएंगे। इतना ही पढ़ा है ना, खत्म। आगे फिर उसके बाद 3 टॉपिक और पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट तो आपका जिंदगी है भाई, आप जिसका भी कॉस्ट जानना चाहते हो डेट बिकम्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट, एकदम खत्म। बता दिया कि इसी का खर्चा निकालो, वही देखना, दूसरा मत देखना, कॉमन सेंस है। एंड कॉस्ट ऑब्जेक्ट में पहुंचने के लिए बहुत सारा डिपार्टमेंट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेंटर, कॉस्ट सेंटर। एंड कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद पर यूनिट में एक्सप्रेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। सो नेक्स्ट क्लास के लिए है ये फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चंस का पैटर्न वगैरह थोड़ा सा अलग रखा गया है और सेकंड चैप्टर से पैटर्न अलग है। यहाँ पे हर एक टॉपिक के सामने रखा गया है। 2-3 क्लासेस आप लोग मिस नहीं करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास से बुक में भी मैं मार्क कर दूंगा, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, बुक में भी लिखा हुआ है। इम्प्यूटेड कॉस्ट नवंबर 23 पे आया था एग्जाम पे। बुक से बहुत कम ही पढ़ना पड़ेगा, बट एक बार रीडिंग करना है। अभी बुक नहीं खोलना है, ये देखो, बोर्ड ऑफ स्टडीज पोर्टल में एमसीक्यूज है, चैप्टर वाइज होता है। कॉस्ट विच डू नॉट इन्वॉल्व एनी कैश आउटप्ले, ये है आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या बोलेंगे, अभी तो मार्क किया, देखते ही बोल दो। जिसमें कैश आउटले नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इम्प्यूटेड कॉस्ट। ठीक है, तो आपको टिक मार्क कर देना है इम्प्यूटेड कॉस्ट। ये स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस, मतलब पता है ये 4.4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम पे। इसमें से 1-2 सच जाएंगे। इंटरेस्ट पेड ऑन ओन कैपिटल, नो कैश आउटफ्लो, इम्प्यूटेड कॉस्ट। आप इसको सही लिख दोगे ना तो 1 नंबर मिल जाएगा, ये सब्जेक्टिव में आएगा। और भी होगा, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन फॉर एक्सपांशन पर्पज, फिक्स डिपॉजिट तोड़वा के पैसा लेकर उससे मशीन खरीदा, तो फिर क्या बोलेंगे इसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पता है इसका यूज है, इसे हम लोग जब वो मशीन का कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वहां पे प्लस कर देंगे। जैसे आप लोग को पढ़ाने का कॉस्ट निकाला था तो आरजी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस कर दिया था, करेंगे। बट मैं आप लोग का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए दिखा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आपको एकदम ही टफ नहीं लगेगा। और भी क्वेश्चंस है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओल्लो मई 25 में आया था, मई 25 में, अभी कुछ साल पहले। मतलब इतना जबरदस्त कलेक्शंस करके मैट बनाया हमारा रिसर्च टीम और हमने। सो कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेगा नहीं। सो आज का सुहाना सब पर यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे अपने, बाकी का पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ से लॉटरी होगा, जो बच्चा फेस टू फेस पढ़ रहा है इसमें से 5 बच्चा का मैं नाम निकालूंगा। जिसका नाम आ गया उसको मैं जितना क्वेश्चन पूछूंगा सब बताना पड़ेगा, एंड सब आपकी कॉपी से, बाहर से नहीं। बस मेरा मकसद ये है कि आप फेस टू फेस आ गए। अकाउंट्स कॉस्टिंग में 97 बेस्ड है,
आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप भी ब्रिलियंट हो, मैं भी अच्छा से पढ़ाऊंगा, आप 98 लाओ। कॉस्टिंग में 100 में 100 लाया जा सकता है, 100 में 100 लाया जा सकता है, 80 तो मिलता ही है। बट टर्म्स एंड कंडीशन की रेगुलर क्लास में आओ, मेरा होमवर्क करो, टेस्ट दो अच्छा से, और ये लॉटरी में फंसो मत। आई मीन फंसो मतलब नाम आए आंसर जवाब दे देना, तो इसमें डरना नहीं, डांटेंगे नहीं, बट आपको खुद ही थोड़ा सा इंसल्ट वाला फील होगा, इतना समाज में नहीं बता पाओगे तो पढ़ोगे, और तो आप लोग को पढ़ना बेटा, ठीक है। तो सोचना कि आरजी सिर्फ पढ़ा के नहीं छोड़ेगा, आरजी आपको पास करवाने के लिए एकदम आखिरी हद तक लड़ेगा। ये सब रैपिड डिवीजन में आएगा। देखो मैंने अभी 1 घंटा 1 आवर 21 मिनट्स पे ये पढ़ाया, ये पूरा टॉपिक 5 मिनट में आरजी खत्म करेगा फॉर योर रैपिड रिवीजन, 5 मिनट में कंटेंट्स यही। सो मैं अभी पूरा नॉलेज के लिए रटाने के लिए फिर आरआर में आऊँगा आप लोग को पास करवाने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड, दो रोल मेरा देखोगे आप लोग, तो आप लोग पढ़ना, ठीक है बेटा। तो आज छुट्टी करते, आप लोग ब्रेक मनाओ।